जय हिंद साथियों, हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद पर। और यह डिस्कशन जो रहने वाला है वो अनुच्छेद 301 से लेकर 395 तक रहने वाला है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो वीडियो थे ना उसमें हम 300 अनुच्छेद पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात किस अनुच्छेद में जो है क्या प्रावधान किया गया है उसका डिस्कशन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बारी भैया 301 से 395 की है और अनुच्छेद आज से समाप्त हो जाने वाले हैं आपके। अब आएगा मजा, सच में मजा आएगा, क्योंकि एक्चुअली आपको पढ़ाया नहीं ना किसी ने इस तरीके से जिससे कि समझ पाओ, रट्टा मार लिया काम हो गया। ठीक, दूसरी चीज सभी परीक्षा के लिए जहां पर पॉलिटी है जो सब्जेक्ट आती है जीके जीएस आता है तो समझ लेना वहां तो प्रश्न अनुच्छेद से तो मिलना ही मिलना है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि प्रश्न तो आपको मिला ही होगा अगर आप कंटिन्यू परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा आज के वीडियो में भाग 13 और 14 की। 12 भाग तक निपट गया था। ठीक है, तो भाग 13 और प्लस जो है भाग 14 के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। मतलब आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो शुरुआत ही हो रही है ना, मतलब कहने का है 301 नंबर का जो अनुच्छेद है ना वो बेटा आपके भाग 13 के अंतर्गत आता है। एक्चुअली ये कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो बेटा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 कहता है कि भारत देश में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, वाणिज्य करना चाहते हैं, तो इसके समागम की आपको स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब आप भारत देश की बात कर रहा हूं, देश में व्यापार की है, वाणिज्य की है, आपको क्या है, स्वतंत्रता है। ये आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 309 पर बात करते हैं। एक्चुअली महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर ही हम डिस्कशन करेंगे, नहीं तो अनुच्छेद 395 और उनके किसी का ABC किसी का काखा बना दिया गया है तो 465 प्लस हो गए, लगभग 500 के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो फिर भैया इतने सारे में से बहुत ऐसे हैं जो पूछे नहीं जाते हैं, तो उन पर डिस्कशन करना कोई मतलब एक तरीके से समय की बर्बादी मानी जाएगी। ठीक है, हाँ अगर आप बहुत इच्छुक हैं जानने के, ठीक है, काम के हैं या नहीं है, तो आप अगर कमेंट करेंगे अधिक से अधिक लोग तो डेडिकेटेड वीडियोस पर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 309 में संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों की बातें की गई हैं। मतलब केंद्र सरकार किस तरीके से व्यक्तियों को भर्ती करेगी, है ना, किसी भी नौकरी में, और राज्य किस तरीके से सेवा लेने के लिए, अपना काम कराने के लिए व्यक्तियों की भर्ती करेंगे, तो ये आपको अनुच्छेद 309 में मिलेगा, जिसकी एक्चुअली आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जो चाहे आपका संघ हो या फिर आपका राज्य हो, किस तरीके से व्यक्तियों की भर्ती करेगा, ठीक है, व्यक्तियों की भर्ती करेगा, ये जो है उल्लेख आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 312 पर बात करते हैं। बेटा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं जानते हो कि नहीं जानते हो? IAS, IPS, IFS ये सब इसी में आती हैं। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं, तो बेटा अखिल भारतीय सेवाओं का यहाँ पर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, या कह सकते हैं इनका यहाँ पर प्रावधान एक्चुअली में किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। तो 312 अनुच्छेद तक मामला निपट गया। अब अनुच्छेद 313 में एक्चुअली क्या प्रावधान किया गया ये भी जान लेते हैं। बेटा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 313, इसमें संक्रमणकालीन उपबंध दिए गए हैं। संक्रमणकालीन वो अवस्था होती है जिसमें कुछ पहले का कुछ बाद का दोनों का समागम हो। ठीक है, संक्रमण काल जानते हो ना, दो कालों के बीच का मिश्रण, कुछ लक्षण यहाँ के पाए जाएं, कुछ लक्षण यहाँ के पाए जाएं, तो संक्रमणकालीन जो उपबंध है अनुच्छेद आपको 313 में मिलेंगे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 315 की अगर बात करें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है कि मतलब आपके जो राज्य है, संघ है। अनुच्छेद 315 में संघ के लिए, संघ के बारे में हो या फिर राज्य के बारे में हो। ठीक है, जो बेटा लोक सेवा आयोग है ना उसकी बात की जा रही है, यहाँ पर लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है। ठीक, लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है, ये अनुच्छेद 315 में मिलेगा। अगर संघ में जाओगे तो आपको UPSC मिलेगा, और अगर राज्य में किसी प्रॉपर जाते हो तो उस स्टेट का PCS मिलेगा। ठीक है, उस स्टेट का PCS मिलेगा,
MPPCS हो सकता है, UPPCS हो सकता है, मतलब कोई भी जो राज्य है वो अपना लगा देगा राज्य पहले, उसके बाद PCS लगा देगा। ठीक है, तो ये तो राज्य लोक सेवा आयोग हो गया और PCS वाला, और जो है आपका केंद्र जो है संघ लोक सेवा आयोग आपका जो है UPSC वाला हो गया। ठीक, इनका उल्लेख कहाँ पे मिलेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में देखने को मिलेगा। अगर अनुच्छेद 316 की हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनका क्या टाइम पीरियड रहेगा, मतलब कितने साल की नियुक्ति की जाएगी, इसका प्रावधान है। मतलब लोक सेवा आयोग के सदस्य, लोक सेवा आयोग के सदस्य, लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, साथ ही साथ में कितने समय के लिए की जाएगी, मतलब टाइम की बात की गई है कि टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। यहाँ पर ये बात अनुच्छेद 316 में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक भी बिल्कुल क्लियर हो गया, नीट एंड क्लीन। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 323 की, ठीक है, 323, अनुच्छेद 323, बेटा अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है अधिकरण की बात की गई है, ट्रिब्यूनल की बात की गई है। अगर कोई मामला ऐसा आता है तो किस तरीके से सुलझाया जाएगा प्रशासनिक कार्यों का, तो मतलब क्या कह रहा है, प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण की बात की गई है, वो आपको मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में मिलेगा। किस में मिलेगा? अनुच्छेद 323 का भी कह सकते हो या फिर आप ए कह सकते हो। इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण मिलेगा। प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण कोई बनाया जाएगा, ट्रिब्यूनल कोई बनाया जाएगा, है ना, तो किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या प्रावधान रहेंगे, क्या संधि शर्तें रहेंगी, क्या क्या रहेगा, सब कुछ आपको अनुच्छेद 323 ए में मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अब हम भाग 15 पर निकल रहे हैं तो स्किप कर देते हैं, भाग 15 पर चलते हैं भैया, भाग 15। ठीक है, भाग 15 पर बात करते हैं। तो बेटा भाग 15 में ना अनुच्छेद 324 से 329 तक देखने को मिलेगा और निर्वाचन वगैरह पर आधारित है। ये जो भाग 15 है ना, भाग 15 ये मोस्टली आपका निर्वाचन पर आधारित है कि किस तरीके से निर्वाचन किया जाएगा, और ये आपको अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक मिलेगा। ठीक है, 324 से लेकर के 329 के बीच में देखने को मिलेगा, मतलब इन्हीं अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। निर्वाचन से संबंधित मामले होंगे, जैसे कि शुरुआत हम 324 से ही कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है? चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग और निर्देशन, नियंत्रण, इन सब का जिम्मेदार होगा। कहने का मतलब है, कह रहा है कि जो चुनाव आयोग है ना, वो निर्वाचन करवाने का और लोगों को जो है, मतलब जो भी उम्मीदवार है उनको नियंत्रित करने का, ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं ना, वो चुनाव आयोग के पास होंगी, एक्चुअली वो कहना चाहता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि जो चुनाव आयोग है ना, वो किस तरीके से निर्वाचन करवाएगा और इस चुनाव प्रक्रिया को किस तरीके से वो नियंत्रित करने का काम करेगा ना, ये सारा का सारा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 326 की, बेटा अनुच्छेद 326 में बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, मतलब लोकसभा के सदस्यों का हो या फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 326 में देखने को मिलेगा। मतलब चाहे आपके लोकसभा बेटा आपके संसद का हो गया, और इसके बाद आपका विधानसभा हो गया, विधान मंत्रिमंडल मतलब आपका जो है मंत्रिमंडल का हो गया, जो भी राज्य का मंत्रिमंडल है। ठीक है, तो विधानसभा, तो मतलब लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, इसके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस तरीके से करवाया जाएगा, इसमें जो सदस्य निर्वाचित होना चाहते हैं उनका जो निर्वाचन है वो किस तरीके से होगा, तो वो निर्वाचन होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये प्रावधान बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको 326 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आगे बढ़ें तो अब अनुच्छेद हम 329 पर एक्चुअली बात करेंगे, अनुच्छेद 329 पर बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा अनुच्छेद 329 में बताया गया है कि जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उसमें जो न्यायालय है वो किस तरीके से हस्तक्षेप करेगा, इसका उल्लेख मिलेगा। मतलब निर्वाचन से संबंधित कोई मामला आ गया, मान लीजिए निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, निर्वाचन से
संबंधित कोई मामला आ जाता है, कोई मामला आ जाता है, तो इसमें न्यायालय किस तरीके से जो है इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा, ये वर्णन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें न्यायालय किस तरीके से हस्तक्षेप करेगा, इसका प्रावधान आपको बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 में देखने को मिलेगा। तो ये बेटा भाग रही आपके 15 की। अब हम भाग 16 पर चलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाग 16 की। इसमें क्या दिया गया है भाई, भाग 16 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो 330 से 342 तक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 330 से लेकर के 342 अनुच्छेद देखेंगे, जो कि बेटा आपको भाग 16 के अंतर्गत मिलेंगे। और विशेषकर जो कुछ वर्ग है ना, चाहे ओबीसी हो, आपका जो है एससी वाला हो, एसटी वाला हो, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किया गया है कुछ वर्गों के लिए। वो एक्चुअली यहाँ पर आपको प्रावधान देखने को मिलेगा कि किसका आरक्षण कहाँ पर दिया जाएगा। एक्चुअली मैं सीधे सीधे यही कहना चाहता हूँ। तो अब शुरुआत हम करते हैं 330 नंबर के अनुच्छेद से, तो खुद ही समझ में आएगा एक्चुअली मामला क्या है। सॉरी, अनुच्छेद 330 में दिया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या आरक्षण किया जाएगा, आरक्षण किस तरीके से होगा, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 330 में मिलेगा। मतलब लोकसभा में जो एससी एसटी का आरक्षण है ना, वो किस तरीके से काम करेगा, वो यहाँ पर दिया गया है। मतलब बेटा लोकसभा में जो एससी है, अनुसूचित जाति है, और जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, मतलब शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनको किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, इसकी बात यहाँ पर एक्चुअली में की गई है कि किस तरीके से आरक्षण प्रदान किया जाएगा इस लोकसभा में सदस्यों को। तो ये यहाँ पर अनुच्छेद 330 में दर्शाया गया है। अगर हम बेटा बात करें 331 नंबर के अनुच्छेद की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व कम हो जाता है तो उसे किस तरीके से मेंटेन करने का काम किया जाएगा, वो अनुच्छेद 331 में मिलेगा। मतलब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अगर नहीं है, कम है, तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा, वो एक्चुअली यहाँ पर आपको प्रावधान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो कहना चाहता हूँ कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के, ठीक है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, या एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी संख्या कम नज़र आती है या फिर प्रतिनिधित्व कम नज़र आता है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक्चुअली में दिया गया है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? ओके। अब अगर अनुच्छेद हम 332 की यहीं पर बात कर लें, तो बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। अभी मैंने लोकसभा को आपको बताया ही है। अब आपके 332 में विधानसभा में किस तरीके से एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण होगा, ठीक है, आरक्षण, ओके, आरक्षण होगा, इसका प्रावधान एक्चुअली आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम 333 नंबर के अनुच्छेद की बात करेंगे, 333 अनुच्छेद की बात करेंगे, तो इसमें बेटा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। मतलब विधानसभा की बात कर रहा है, लोकसभा की नहीं, ठीक है। तो विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय हैं उनको किस तरीके से प्रतिनिधित्व देने का काम किया जाएगा, प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व देने का काम किया जाएगा, वो आपको बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 मतलब 333 में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर हम 338 नंबर के अनुच्छेद की बात करेंगे, तो बेटा अनुच्छेद 338 में बताया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट है आपकी, जिसे अनुसूचित जाति के नाम से आप जानते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय आयोग किस तरीके से बनाया जाएगा उसका उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें जो एससी हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट हैं, जिसे आप क्या कहते हो, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, इनके लिए जो आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, वो किस तरीके से बनाया जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आयोग, ये जो है इसका प्रावधान या इसका उल्लेख आपको जो है अनुच्छेद 338 में देखने को मिलेगा। इसी अनुच्छेद 338 में जो है
338 ए भी है आपका, ठीक है, 338 ए भी है। इसमें बेटा जो अनुसूचित जनजाति है ना, इसके लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। इसमें जो एसटी है, ये आपका एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, लिख देता हूं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात की गई है। राष्ट्रीय आयोग किस तरीके से बनाया जाएगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब इसी में एक्चुअली और क्या किया है, अनुच्छेद 338 बी भी ऐड किया हुआ है। तो अनुच्छेद 338 बी में जो ओबीसी है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी जो है जिसे आप अन्य पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जानते हो, इसके लिए किस तरीके से राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा, इसका प्रावधान आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आयोग तो सब निपट गए कि यहीं पर दिए गए हैं। अब हम अनुच्छेद 341 ओके 341 मतलब 341 पर चलते हैं। इसमें एक्चुअली दिया गया है कि अनुसूचित जातियां कौन कौन सी होंगी। ठीक है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत कौन कौन आएगा वो यहाँ पर मिलेगा। मतलब अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आती हैं, वो आपको अनुच्छेद 341 में मिलेगा। अब अगर आगे बढ़ोगे ना तो 342 नंबर में जब जाओगे तो यहाँ पर बेटा अनुसूचित जाति का मामला था, यहाँ पर जनजाति का मामला, इसे जो है एससी बोला जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, और इसमें बेटा आपको जो है अनुसूचित जनजाति मिलेगी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति मिलेगी, मतलब आपको शेड्यूल्ड ट्राइब मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन से वर्ग के लोग शामिल होंगे या किसे इसमें शामिल किया जाएगा, ये सारा प्रावधान जो है ना बेटा वो अनुच्छेद 342 में मिलेगा। चलिए अब हम भाग 17 पर पहुंचते हैं। 16 भाग तक मामला खत्म हो गया, अब आए भाग 17 पर हम। ठीक है, भाग 17 बेटा, भाग 17 में ना अगर जानना चाहोगे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है तो 343 से 351 तक देखने को मिलेंगे। 343 से 351 तक यहाँ पर अनुच्छेद एक्चुअली आपको देखने को मिलेंगे भाग 17 के अंतर्गत। तो मोस्टली यहाँ पर ना राजभाषा का उल्लेख मिलेगा। मतलब भाग 17 में आपको राजभाषा का उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, राजभाषा के बारे में ही है कि मतलब किस तरीके से होगा, कहाँ क्या होगा, कैसा कैसा होगा, अभी एक्चुअली आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद हम 343 पर इंटर करते हैं। तो बेटा अनुच्छेद 343 में आपका दिया गया है कि संघ की राजभाषा किस तरीके से होगी। ठीक है, या संघ की राजभाषा क्या होगी, मतलब कहने का है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख है। यहाँ पर संघ की राजभाषा का उल्लेख बेटा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में देखने को मिलेगा। अगर 344 पे जाना चाहोगे तो बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में क्या है, तो इसमें बेटा राजभाषा के संबंध में आयोग और जो संसद की समितियां हैं उनका वर्णन किया गया है। मतलब राजभाषा के संबंध में जो आयोग बनाया गया है उसके बारे में बताया गया है, और जो संसद की समितियां राजभाषा के लिए बनाई गई हैं उनका वर्णन मिलेगा। मतलब राजभाषा से संबंधित जो पूरा मामला है वो यहाँ मिलेगा। राजभाषा से संबंधित क्या मिलेगा, जो समितियां बनाई गई हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो समितियां बनाई गई हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जो आयोग बनाए गए हैं उनका वर्णन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन सब का वर्णन एक्चुअली में देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में। ठीक है, अब अगर बात करें अनुच्छेद 345 की, यहीं पर इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसमें बताया गया है कि राज्यों की राजभाषा क्या होगी। ठीक है, इसमें राज्यों की राजभाषा को बताया गया है, राज्यों की राजभाषा का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 346 नंबर की। ठीक है, तो अनुच्छेद 346 में संघ और राज्य, ठीक है, में किस तरीके से पत्राचार होगा और किस भाषा में होगा, तो कुल मिलाकर राजभाषा में होगा ना, तो उसका मामला यहाँ पर दिया गया है कि मतलब संघ और राज्य के बीच में अगर पत्राचार होता है तो उसकी राजभाषा क्या रहने वाली है वो एक्चुअली आपको अनुच्छेद 346 में मिलेगा। मतलब संघ और राज्य के बीच में, संघ और राज्य, ठीक है, आधा है, ओके, हाँ ठीक है, संघ और राज्य
के बीच में अगर पत्राचार होता है, ठीक है, बीच पत्राचार होता है तो पत्राचार की जो राजभाषा है ना वो क्या होगी, इसकी बात एक्चुअली आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 में देखने को मिलेगा। अगर बेटा हम 348 नंबर के अनुच्छेद की बात करें यहाँ पर, तो बेटा अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलेगा। मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना एक्चुअली, और जो राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हो मतलब उच्चतम न्यायालय, या फिर आपका जो है हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय राज्य का होता है ना, तो इनमें जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, ठीक है, प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख देखने को मिलेगा। कहाँ पर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में मिलेगा। अगर अनुच्छेद आप बेटा 351 पर जाना चाहें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी राजभाषा का विकास होगा कैसे, इसका जो है इसके बारे में बताया गया है, या इस किस तरीके से आप विकास करोगे। एक तरीके से निर्देश दिया गया है कि भाई ऐसे ऐसे विकास करना है। तो हिंदी भाषा के विकास का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास का उल्लेख आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलेगा? 351 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम भाग 18 पर इंटर करते हैं। भाग 18, तो बेटा भाग 18 में ना आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसमें आपको जो है आपातकाल से रिलेटेड मामले मिलेंगे, प्रावधान देखने को मिलेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 352 से 60 तक का मामला है। अगर अनुच्छेद में जानना चाहो तो अनुच्छेद आपको जो है 352 से लेकर 360 देखने को मिलेंगे भाग 18 के अंतर्गत। तो 52 से ही शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद 352 ये रहा आपके सामने। अनुच्छेद 352 में बेटा आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है कि किन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा की जाएगी, ठीक है। तो आपातकाल की घोषणा किस परिस्थिति में की जाएगी या किन परिस्थितियों में करनी पड़ेगी, ये सारा का सारा उल्लेख जो है या प्रावधान जो है वो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर अनुच्छेद यहीं पर 353 की हम बात करें तो अनुच्छेद 353 में आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव होगा इसका भी उल्लेख किया गया है। मतलब आपातकाल की घोषणा तो 352 के अनुसार कर दी गई, लेकिन आपातकाल का एक्चुअली प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका उल्लेख जो है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 353 में देखने को मिलेगा। अगर हम 356 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बेटा अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन किस तरीके से लगाया जाता है इसका उल्लेख किया गया है। मान लो राज्य कोई है और वो सही तरीके से शासन चला नहीं पा रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन एक्चुअली किस तरीके से लगाया जाएगा ये उल्लेख जो है अनुच्छेद 356 में है। तो इसे आप जो है राष्ट्रपति शासन समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन किस तरीके से लगाया जाएगा, इसका उल्लेख अगर देखने को कहीं मिलेगा तो अनुच्छेद 356 में देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो बिल्कुल मामला सब ठीक ठाक चल रहा होगा। अगर अनुच्छेद हम 358 की बात करें तो बेटा 358 नंबर के अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध जो है ना उनके निलंबन का उल्लेख किया गया है। मतलब अगर आपातकाल की सिचुएशन चल रही है, अगर आपातकाल चल रहा है, ठीक है, अगर आपातकाल चल रहा है और आपातकाल के दौरान जो आपके क्या है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो बहुत तरीके की आपको स्वतंत्रता एक्चुअली में दी गई है ना, वो सारी स्वतंत्रता निलंबित कर दी जाएगी। मतलब इस आपातकाल के दौरान जो आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता मिलती थी ना, ओके एक मिनट, हाँ, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बेटा जो आपको स्वतंत्रता दी जाती थी ना, वो स्वतंत्रता जो दी जाती थी वो किस तरीके से निलंबित कर दी जाएगी, उस समय निलंबित कर दी जाएगी, वो प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 में देखने को मिलेगा। अगर बेटा हम 359 नंबर की बात करें, ठीक है, 359 नंबर के अनुच्छेद की बात करें तो इसमें हम देखेंगे आपातकाल के दौरान भाग 3 का किस तरीके से निलंबन होता है। मतलब मौलिक अधिकार पर गोली किस तरीके से लगती है वो एक्चुअली यहाँ पर दिया गया है कि आपातकाल के दौरान क्या होगा, आपातकाल के दौरान, ठीक है, आपातकाल के दौरान जो भाग 3 है ना
वो किस तरीके से जो है स्थिर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, निलंबित हो जाता है। कुल मिलाकर आपके मौलिक अधिकार को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 360 की, तो इससे तो आप परिचित ही हो। ये बेटा वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, हालांकि भारत में ऐसी स्थितियां नहीं आई हैं कि वित्तीय आपातकाल लगाना। ठीक है, तो ये बेटा वित्तीय आपातकाल है, जब बहुत पेशेंट हो जाती है लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। अभी भारत में लगाने की सकता फिलहाल इस खड़ी नहीं है स्तर पर। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं भाग 19 और 20 की। ठीक है, 19-20 के अंतर्गत देख लेते हैं। तो बेटा भाग 19 में भी हम यहीं पर बात कर लेंगे और यहीं पर भाग 20 को भी इंक्लूड करके हम देख लेंगे एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अनुच्छेद 361 का मामला आ गया। अनुच्छेद 361, क्योंकि 60 तक तो निपट गया था। अनुच्छेद 361 में बेटा राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राजदूत हैं उनको किस तरीके से संरक्षण देने का काम किया जाएगा, वो 361 में मिलेगा। मतलब आपके जो प्रेसिडेंट हैं, जिसे आप राष्ट्रपति बोलते हैं, या फिर आप राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं सभी राज्यों में, उनकी बात करें, है ना, सर्वे सर्वा तो राष्ट्रपति हैं देश के, राज्यपाल आपके राज्य के हैं। ठीक है, तो बेटा राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राजदूत हैं, ठीक है, राजदूत हैं, एम्बेसडर होते हैं ना विभिन्न देशों में, इनको संरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा, संरक्षण प्रदान करने का काम, इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अनुच्छेद 364 की यहाँ पर हम बात करें, तो बेटा अनुच्छेद 364 में बताया गया है कि विमान क्षेत्रों में विशेष उपबंध किया गया है कि कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। अगर मान लो पतन की स्थिति आ जाती है, तब किस तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा 364 हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, पर मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बताइएगा एक्चुअली। चलिए ठीक है, 364 ओके। अनुच्छेद 368 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 368, इसमें बेटा आपके जो है संविधान संशोधन की बात की गई है। ठीक है, इसमें संविधान संशोधन की बातें की गई हैं कि किस तरीके से संविधान का संशोधन एक्चुअली किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मामला बेटा आपके जो है 19-20 का निपट गया। अब हम बात करते हैं 21 और 22 की। ठीक है, तो भाग 21 और 22 की हम बात करते हैं, 21 + 22 की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है 369 नंबर का अनुच्छेद आता है, सीधे सीधे 368 के बाद 369 ही आएगा। तो बेटा राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। मतलब राज्य सूची से संबंधित विषय है, मतलब विषय एक्चुअली क्या है, राज्य सूची से संबंधित है, लेकिन राज्य सूची का जो विषय है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार, एक्चुअली राज्य सूची का मामला है तो राज्य के पास होना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जो राज्य सूची का विषय है ना, उस पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का जो प्रावधान है, वो बेटा संसद को दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसका उल्लेख यहाँ पर एक्चुअली दिया गया है। अब अगर बात करें अनुच्छेद 370, तो वर्तमान में तो ये एक्टिव है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर को जो है विशेष प्रावधान दिया गया था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थी, क्या बोलूँगा, थी, पर अब प्रभावी है नहीं, क्योंकि आपकी जो अनुच्छेद 370 है वो वहाँ से ऑलरेडी हटाया जा चुका है। तो अब ये अनुच्छेद तो भैया मामला रफा दफा वाला है आपका। ठीक है, पर समझ सकते हो कि इसका जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष प्रावधान, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई थी, लेकिन वर्तमान में अब एक्टिव नहीं है, क्योंकि आप जानते हो जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 371 नंबर के। बेटा अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान जो है, इनके बारे में जो है वो अनुच्छेद 371 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 376 पर चलते हैं। तो अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, उनके बारे में बताया गया है। मतलब जो बेटा हाई कोर्ट के न्यायाधीश है ना, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनके बारे में उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है कि किस तरीके से क्या क्या होगा। ठीक है, ओके। चलिए अनुच्छेद 377 की बात करते हैं।
तो बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 377 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में प्रावधान एक्चुअली आपको किया गया है अनुच्छेद 377 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनुच्छेद 378 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? लोक सेवा आयोग का यहाँ पर प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 378 के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर। अब अनुच्छेद 393 की अगर हम बात करें ना तो संक्षिप्त नाम का वर्णन है कि किस तरीके से किसी नाम को आप संक्षिप्त कर सकते हो। ठीक है, संक्षिप्त नाम का वर्णन है कि आप किस तरीके से संक्षेप में नाम रख सकते हो। और अनुच्छेद 395 में निरसन से संबंधित मामले एक्चुअली दिए गए हैं। तो इस तरीके से बेटा जो आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो कुल मिलाकर के 1 से लेकर के जो 395 अनुच्छेद थे। अच्छा, एक बात आप सोचेंगे कि सर वर्तमान में तो आप कह रहे हो कि 465 प्लस हो गए हैं, तो वैसे नहीं बढ़े हैं। इन्हीं में किसी में ए जोड़ा गया, जैसे 19 में ए जोड़ दिया गया, इसी में बी जोड़ा गया, इसी में सी जोड़ा गया, इसी में डी जोड़ा गया, ई जोड़ा गया, एफ जोड़ा गया है ना, जी जोड़ा गया। तो ये सब जो जोड़े गए हैं ना इस तरीके से, तो ये सब गिनती करके तो यहीं ले जाएंगे ना आपको 465 प्लस पे, कहने का मतलब है। तो उनके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अनुच्छेद पूरी तरीके से आपके समाप्त हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा और आप प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं ये आशा करता हूँ आप कमेंट करेंगे, अपनी राय जरूर देंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आई है तो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल संशोधन किया जाएगा। और अगर आप परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। आप बिल्कुल जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, काम तमाम होने का मतलब है आप हमारे परिवार से जुड़ जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, वो वाला काम तमाम नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।